हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक नए टॉपिक कंसिडरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। कंसिडरेशन विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न, जिसका एक दूसरा नाम है क्वीड जिसका एक दूसरा नाम है क्विड प्रो क्यो। Yes, that means something in return. तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कंसिडरेशन एग्जैक्टली होता क्या है? अगर आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए तो फिल्म देखना आपके लिए कंसिडरेशन है, और सिनेमा हॉल को जो आपने पे किया है वो सिनेमा हॉल वाले के लिए कंसिडरेशन है। अगर आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल करने का एक्सपीरियंस, वो जर्नी आपके लिए कंसिडरेशन है, और जो आपने पे किया वो एयरलाइन कंपनी के लिए क्या है? कंसिडरेशन है। अगर अपने फ्रेंड को आप अपनी बाइक सेल कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड को जो आपकी बाइक मिलेगी वो उसके लिए कंसिडरेशन है, और जो आपको पे करेगा वो आपके लिए कंसिडरेशन है। एंड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25, स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यस, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही साथ लिखा है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बिना कंसिडरेशन के सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। जरूरी नहीं है कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, बस रियल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी किसी को 1 लाख में सेल कर रहे हैं, आपने 1 लाख की बाइक किसी को 10,000 में सेल कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर मैं तो बहुत कम प्राइस पे सेल कर रहा हूं। आप अगर कम प्राइस पे भी सेल कर रहे हैं तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि कंसिडरेशन तो है, लेकिन कंसिडरेशन कितना हो इससे लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए मैंने कहा कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, बस कंसिडरेशन हो, वो कंसिडरेशन रियल हो और लॉफुल हो। अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं चलेगा। जैसे कि पैसे लेकर किसी का मर्डर करना, तो यहां मर्डर करना अनलॉफुल कंसिडरेशन है। इसलिए कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी रियल एंड इट शुड बी लॉफुल। लेकिन अब जरा बात करते हैं कि कंसिडरेशन कितने तरह का होता है, और क्या कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है? सेक्शन 25 ने कहा एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, दैट मीन्स नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लॉ में जब हम जनरल प्रिंसिपल पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमेशा हम उसका एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं, तो इस प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और एक्सेप्शन ये कहते हैं कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। तो अब हम उन सिचुएशन को डिस्कस करेंगे जिनमें कंसिडरेशन नहीं होगा फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड होगा। सो द फर्स्ट केस इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस है ना, तो कंसिडरेशन नहीं हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। यानी कि पार्टीज वॉलंटरीली अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हैं, लेकिन जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन उसके लिए ना कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं।
नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर है तो वो जो पार्टीज है ना, उनमें क्या हो, उनमें कोई क्लोज रिलेशन हो। दूसरा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज वो रजिस्टर्ड हो। तो पार्टीज के बीच में क्लोज रिलेशन हो, रिटर्न फॉर्म में हो, रजिस्टर्ड हो, और साथ ही साथ मैं एक बात और बोलता हूं कि वो वॉलंटरी हो, बिना किसी प्रेशर के ना हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक हस्बैंड और वाइफ में बहुत झगड़े होते हैं और हस्बैंड अपनी वाइफ से यह बोलता है कि वाइफ हस्बैंड से दूर रहे और हस्बैंड अपने वाइफ से यह बोलता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से दूर रहे, और वो अपनी वाइफ को एक मेंटेनेंस पे करने का प्रॉमिस भी करता है, क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ के झगड़ों से परेशान है, तो वो अपनी वाइफ के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो अपनी वाइफ को एक फिक्स अमाउंट पे करने का प्रॉमिस भी करता है। ये सारी बातें रिटर्न फॉर्म में होती है, रजिस्टर्ड भी होती हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद जब वाइफ अलग रहने के लिए एग्री हो जाती है और जब वो अपने हस्बैंड से अलग रहना शुरू कर देती है, तो वो अपने हस्बैंड से जब वो अमाउंट क्लेम करती है तो उसका हस्बैंड पे करने से मना कर देता है। अब वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस फाइल कर देती है। सो कोर्ट कहता है कि वाइफ को क्लेम नहीं मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो रिटर्न फॉर्म में भी था, रजिस्टर्ड भी था, पार्टीज के बीच में क्लोज रिलेशन भी था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जो हस्बैंड ने किया था, ये हस्बैंड ने वॉलंटरीली नहीं किया, और उनके बीच में देयर वाज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से, एक फादर अपने बेटे से बहुत खुश है, उसका बेटा उसकी बहुत सेवा करता है, और इसलिए फादर चाहता है कि मैं अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी में शेयर दूं, तो फादर अगर अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी में शेयर दे रहा है और रिटर्न फॉर्म में है, रजिस्टर्ड है, नेचुरल रिलेशन भी है, वॉलंटरीली कर रहा है, तो यहां कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन हस्बैंड अपनी वाइफ से सिर्फ पीछा छुड़वाने के लिए उसे यह बोल रहा है कि मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगा अगर तुम मुझसे अलग रहो तो। सो इन दैट केस वहां नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला एलिमेंट नहीं था, इसलिए वाइफ अपने हस्बैंड से वो पैसा क्लेम नहीं कर सकती। सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सेप्शन which is called natural love and affection, जिस केस में विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम बार्ड डेब्ट। यस, टाइम बार्ड डेब्ट के केस में भी विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सबसे पहले जरा ये जानते हैं कि टाइम बार डेब्ट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, टाइम बार डेब्ट की बात करते हैं। मैंने अपने एक दोस्त को 2010 में लोन दिया। 2010 में मैंने अपने एक दोस्त को लोन दिया। लोन देने के बाद उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि 1 साल में लोन का रीपेमेंट कर देगा। देखिए, लोन का अमाउंट था 30 लाख रुपीस। इन 2011 में मेरे फ्रेंड ने कर दिया देने से मना। यस, ही रिफ्यूज टू रीपे। 2011 में उसने लोन का अमाउंट देने से मना कर दिया। प्रॉमिस किया था कि 1 साल में लोन का रीपेमेंट कर देगा, लेकिन अगर वो 1 साल में लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा तो अब मैं क्या करूं? अब आप बोलेंगे सर आपको केस फाइल करना चाहिए उसके ऊपर। राइट, मुझे उसके ऊपर केस फाइल करना चाहिए, लेकिन मैं कितने टाइम में केस फाइल कर सकता हूं? यह भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर करता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट। सो एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में जिस दिन
कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? जिस दिन मेरे फ्रेंड ने रीपे करने से मना किया, उस दिन से मैं नेक्स्ट 3 साल में उसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं। यानी कि 2011 के बाद 2012, 2013 एंड 2014 तक, यस दिस इज द लास्ट डेट, यहां तक मैं उसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं। देखिए, केस का रिजल्ट कब आता है इट डज नॉट मैटर। चाहे केस का फैसला आने में 10, 15, 20 साल, कितने भी साल लग जाए, लेकिन लॉ कहता है कि आपको एक फिक्स ड्यूरेशन में केस फाइल करना है। और ड्यूरेशन कितनी है? 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में। और 3 साल में अगर मैंने उसके ऊपर केस फाइल नहीं किया तो 3 साल बाद ये जो डेब्ट था, ये डेब्ट अब बन जाएगा टाइम बार्ड डेब्ट। सो दैट मीन्स अगर 2015 में मैं कोर्ट को अप्रोच करूंगा और कोर्ट को बोलूंगा सर मुझे केस फाइल करना है, तो कोर्ट बोलेगा सॉरी इट्स अ टाइम बार्ड डेब्ट, नाउ यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल ए केस अगेंस्ट योर फ्रेंड। अब मैं उसके ऊपर केस फाइल तो कर ही नहीं सकता। तो मेरा दोस्त ना अब उस कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। जो मेरा फ्रेंड है वो पूरी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो चुका है। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे दी लोन अमाउंट। लेकिन एक दिन कुछ सालों के बाद मेरा फ्रेंड मुझे मिलता है और वो मुझे रिटर्न में प्रॉमिस करता है कि वो मेरा लोन का अमाउंट रीपे कर देगा। तो मैंने उससे पूछा कि अब आप लोन का अमाउंट रीपे क्यों करना चाहते हो? तो ही सेड बस मेरा मन बदल गया, मुझे लगता है कि मुझे किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए, तो मैं आपका लोन का अमाउंट रीपे कर रहा हूं। ऑल्दो अगर वो मुझे पैसा पे ना करे, अगर लोन का अमाउंट वो रीपे ना करे, तो इसमें उसका कोई लॉस नहीं है। और लोन की रीपेमेंट करने से उसे कोई बदले में कंसीडरेशन भी नहीं मिल रहा। लोन की रीपेमेंट करने से उसे बदले में कोई कंसीडरेशन भी नहीं मिल रहा, फिर भी वो मुझे लोन का अमाउंट रीपे कर रहा है। सो लॉ कहता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो ये तो एक अच्छी बात है, ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं केस फाइल तो नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे लोन का रीपेमेंट कर रहा है और कोर्ट भी ये बात जानता है कि लोन का रीपेमेंट डिमांड करना ये मेरा राइट था। बस मैं केस फाइल करने में लेट हो गया, इसलिए डेब्ट क्या बन गया? टाइम बार्ड डेब्ट। सो कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है रिटर्न फॉर्म में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अगर वो मुझे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद लोन के अमाउंट की रीपेमेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो कोर्ट ने कहा यहां कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम बार्ड डेब्ट के केस में दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड। सो दिस वाज द सेकंड एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे बात करते हैं। देखिए, द थर्ड पॉइंट इज ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, बेलमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर आप अपने फ्रेंड को अपनी बाइक दे रहे हो तो आपका फ्रेंड बन गया बेली और आप बन गए बेलर। आपने अपने फ्रेंड को अपनी बाइक का सिर्फ पोजेशन ही तो दिया है, ओनरशिप नहीं दी है। अगर आपने अपना लैपटॉप, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर में दिया है, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। लेकिन याद रहे, बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। अगर आप लाइब्रेरी से कोई बुक लेके आते हैं, दैट इज ऑल्सो ए बेलमेंट। तो लाइब्रेरी बेलर और आप क्या बन गए? बेली। यानी कि लाइब्रेरी अथॉरिटी जो है वो बेलर है और आप क्या बन गए? बेली। और एक पर्पस कंप्लीट होने के बाद आपको उस बुक को रिटर्न करना है, आपके फ्रेंड को आपकी बाइक को वापस रिटर्न करना है, उसे ही हम कहते हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। तो आपने मुझे अपनी गाड़ी दी, मैं गाड़ी लेके गया और आपको मैंने गाड़ी लाके वापस दे दी, तो मैं बन गया बेली और आप क्या बन गए? बेलर। तो आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मतलब कार रेंट पे देती हैं। देयर आर मेनी स्टार्टअप्स आर कमिंग जो बोलती हैं कि आपको कार चाहिए तो आप हमारी कार रेंट पे लेके जा सकते हैं, बट उसके लिए दे चार्ज समथिंग। यस, चार्ज करते हैं उसके लिए। तो जब कोई बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। उसे हम कहते हैं नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने आपको अपनी बाइक दी,
आप बाइक पे गए और आप वापस आए, बाइक उसे रिटर्न कर दी, लेकिन इसके बदले में आई एम वेरी श्योर आपका फ्रेंड आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। तो जब बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेलर और बेली एक दूसरे से कुछ चार्ज नहीं करते, बेलर बेली से कुछ नहीं ले रहा, आपने अपनी असाइनमेंट की वर्कशीट, कॉपी, रजिस्टर अपने फ्रेंड को दिया है, आपके फ्रेंड ने कॉपी किया और आपको दे दिया, यहां आई एम वेरी श्योर अपने फ्रेंड से आप कुछ चार्ज नहीं करेंगे। इसे ही हम कहते हैं कौन सा बेलमेंट? इसे ही हम कहते हैं ग्रेचुइटियस बेलमेंट, जिसमें कंसिडरेशन ना हो। और जो बेलमेंट के प्रोविजन है ना, वो ये कहते हैं कि बिना कंसिडरेशन के भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी प्रेजेंट। बिना कंसिडरेशन के भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है और ये पूरी तरीके से वैलिड होता है। सो दिस इज द थर्ड एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में देयर आर 3 parties: प्रिंसिपल, एजेंट and third party. प्रिंसिपल, एजेंट एंड थर्ड पार्टी। ये एजेंट कौन होता है? एजेंट वो होता है जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से डील करता है। सो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट थर्ड पार्टी से डील करता है और प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन को ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का नाम दिया गया है। इन दोनों के रिलेशन को ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का नाम दिया गया है। सो अगर एजेंट विदाउट कंसिडरेशन काम कर रहा है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड होगा। तो मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी का बायर हूं। अगर मैं प्रॉपर्टी का बायर हूं और मेरा फ्रेंड प्रॉपर्टी डीलर है, जो थर्ड पार्टी से मुझे प्रॉपर्टी दिलवा रहा है, तो अगर मेरा फ्रेंड मुझसे कोई कमीशन चार्ज नहीं कर रहा ना प्रॉपर्टी के लिए, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एजेंट विदाउट कंसिडरेशन भी प्रिंसिपल के लिए काम करेगा, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड होगा। देखिए यहां कंसिडरेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ऐसा मैंडेट नहीं है कि एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में क्या हो, इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन हो। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज कंप्लीटेड गिफ्ट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट्स क्या होते हैं सर? देखिए, अगर डोनर ने गिफ्ट का ऑफर दिया है, किसको? डोनी को। अगर डोनर ने डोनी को गिफ्ट का ऑफर दिया है और डोनी ने उस गिफ्ट को अगर एक्सेप्ट कर लिया है, अगर डोनी ने गिफ्ट की एक्सेप्टेंस दे दी है, आफ्टर एक्सेप्टेंस वो गिफ्ट क्या हो गया? वो गिफ्ट हो गया कंप्लीटेड गिफ्ट। वो गिफ्ट क्या हो गया? वो गिफ्ट हो गया कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट दैट मीन्स कि अब डोनर उस गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए कि गिफ्ट के केस में डोनर को क्या मिला? डोनर को कुछ नहीं मिला सिवाय सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, और डोनर ने अपनी मर्जी से वॉलंटरली डोनी को कोई गिफ्ट ऑफर किया है और डोनी ने गिफ्ट को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां डोनर के लिए कंसिडरेशन यानी कि क्विड प्रो क्या क्यू, यानी कि डोनर के लिए यहां क्विड प्रो क्यू समथिंग रिटर्न क्या था? समथिंग रिटर्न कुछ भी नहीं था, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट
वैलिड है। सो गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड होगा। और उसके बाद द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वॉलंटरी सर्विस का मीनिंग क्या होता है। वॉलंटरी सर्विस का मतलब है हम हमारी मर्जी से वॉलंटरली किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं वॉलंटरी सर्विस। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंसिडरेशन भी हमें उस काम को करने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन अपनी मर्जी से अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं वॉलंटरी सर्विस। आप रोड पे जा रहे हैं और रोड पे आपने देखा कि किसी एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे हॉस्पिटल ले गए, आपने उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया, आपने उसकी जान बचाई। उसके बाद वही पर्सन एक दिन आपको अप्रोच करता है, आपको फोन करता है और बोलता है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, और मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का चेक आपको दे दे, जबकि वो देने के लिए बाउंड नहीं है। पास्ट में आपने उसे वॉलंटरी सर्विसेज दी थी, अपनी मर्जी से आपने उसके लिए काम किया था, लेकिन वो अगर आपको अब कंपनसेट कर रहा है तो उसे कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? उसके लिए कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको पे नहीं करेगा तो आप उसके ऊपर केस फाइल थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि आपने तो वॉलंटरली उसकी हेल्प की थी। लेकिन फिर भी वो अगर आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ देना चाह रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि उसे पास्ट में जो कंसिडरेशन मिला था, जिसे कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन, तो इन पास्ट आपने जो उसकी हेल्प करी थी वो उसके लिए क्या था? वो पास्ट वॉलंटरी सर्विस था। तो अगर कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के बदले में भी पे करने का प्रॉमिस करता है या उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। तो ये हमने कुछ ग्राउंड्स डिस्कस किए, और इन ग्राउंड्स में हमने देखा कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड रहता है। सो ये हमने आज डिस्कस किए कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस। कंसिडरेशन के कुछ और पॉइंट्स को विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।